आपको मंत्री पद तक इसलिए पहुंचाया कि ताकि आप सरकार का नाम बदनाम कर सके। लेकिन शायद आप ऐसा करना नहीं चाहती। ये तो बड़ी अजीब बात है कि आज ही मुझे पदभार मिला और आज ही आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, आज मैं आप लोगों की बात सुनकर वाकई हैरान हूँ। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि वाकई मैं कहीं गलत राह पर तो नहीं थी। कि मीडिया वाले भी ये जानकारी निकाल सकते हैं कि आदित्य की जमानत के पीछे भी आपका हाथ था, और आदित्य की जमानत क्यों दिलाई गई ये हम अच्छी तरह जान चुके हैं। मैं कुछ समझी नहीं। क्या कहे हम आपसे? क्या ये कहे कि राजनीति को आपने मजाक बना के रखा है? कि ये कहे कि पद हासिल करने के लिए आप जिस हद तक गई थी उस हद तक कोई नहीं जा सकता? ये क्या कह रही हैं आप? बड़े मूर्ख होते वो लोग जो ये समझते हैं कि सच्चाई छुपी रह सकती है। आप इतने बड़े पद पर है तो आपको ये समझना चाहिए कि सच आखिर सच होता है जो कभी बदलता नहीं है। ये किस सच की बात कर रही हैं आप? निधि के सच की बात कर रहे हैं हम। निधि और आदित्य की सच्चाई सामने आने के बाद आपने जो फायदा उठाया है उस बात के लिए क्या कहे हम आपसे? रजनी जी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने जो पद हासिल किया है वो जनता की सेवा के लिए है या फिर अपने निजी फायदे के लिए। आप मुझ पर ये सब इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करना चाहती हैं? या फिर ये मेरा पद वापस लेने की साजिश है? कोई साजिश नहीं है। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। हम सिर्फ सच्चाई की बात कर रहे हैं और सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आपने जो पद ग्रहण किया है वो जनता की सेवा के लिए है या फिर किसी और मकसद के लिए है। क्या मेरे कहने से आप मान लेंगी? पता नहीं। खैर, फोन पे लंबी बातें नहीं हो सकती। हम आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बताइए कब और कहाँ मिलना है? आप हमारे घर आ जाइए। जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर करना जरूरी है और पार्टी की बात पार्टी में रहे, यही ठीक होगा। ठीक है, मैं आती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। ये कुछ और नहीं, मुझसे इस्तीफा मांगने की तैयारियां हैं। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या यही दिन देखना बाकी था कि पहली बार मंत्री पद मिला और उसे वापस लेने की कोशिशें भी शुरू हो गई? जी राकेश जी, हम ही रजनी वर्मा जी से बात करना चाहते हैं, इसीलिए हमने उन्हें फोन करके यहीं बुला लिया। दरअसल हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि दुश्मनी की तलवार दो धारी तलवार होती है, जिसमें एक ही नहीं दोनों ही कटते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं। इस प्रदेश में महिला का राज का मतलब है प्रदेश की तरक्की। जी, हमें एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए। हाँ। नमस्कार वित्त मंत्री जी। नमस्कार रजनी जी। नमस्कार महासचिव जी। आइए। जी धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। आप लोग यही कहना चाहते हैं ना कि इन हालात में मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस पद के लायक नहीं। नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हमने आपको ये कहने के लिए नहीं बुलाया।
देखिए रजनी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। हम तो आपको निवेदन करने के लिए यहाँ बुलाए हैं। कैसा निवेदन? हाँ, अगर हमारी वजह से आपको कोई नफरत हुई हो, आपका दिल दुखा हो, तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते। देखिए रजनी जी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं जो हम आपके रास्ते में कोई रुकावट डालेंगे। अगर कुछ है तो वो है मकसद। प्रदेश को संवारने और निखारने का मकसद, प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का मकसद। रजनी जी, आप जानती हैं, हमारी एक ही बेटी है जिसकी शादी हो गई है। और उसके बाद अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, और इसीलिए हमने हमारी जिंदगी का मकसद जन सेवा को बनाया है। हम आपसे पूछते हैं रजनी जी, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? क्या आप पैसा कमाना चाहती हैं? देखिए रजनी जी, इस मंत्रालय में पैसा बहुत है और निर्माण के नाम पर हीरा फेरी की गुंजाइश भी रहेगी आपके पास। क्यों और किसके लिए? और वैसे भी जनता ये जानती है कि आपको मंत्री पद बड़ी मुश्किल से मिला है। जनता तो यही समझेगी कि आपको शारदा देवी के हिसाब से चलना हो, यानी कि काम करेंगी आप और इल्जाम लगेगा शारदा देवी पर और मेघना देवी पर। जबकि आपने तो शादी तक नहीं की है। रजनी जी, आपको तो अपना जीवन जनता की सेवा में न्यौछावर कर देना चाहिए। ताकि जनता जब भी आपका नाम ले, आपको याद करे तो आदर से करे। आप सुन रही है ना हमारी बात? हमने इसे महिला राज का नाम दिया है। अगर आप जैसी कई महिलाएं सच्चे दिल से हमारे साथ जुड़ जाएं, तो इस प्रदेश को प्रगतिशील होने से कोई नहीं बचा सकता। रजनी वर्मा को मंत्री पद मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। सबसे बड़ा झटका। क्या हम ये मान लें कि रजनी वर्मा हमारे हाथ से निकल चुकी? हमें रजनी वर्मा की मजबूरी को समझना होगा। आदित्य की एक गलती ने उन्हें कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सारा खेल रजनी जी का ही खेला हुआ है? और अब तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पीछे मीडिया वाले को उन्होंने ही भेजा होगा ताकि वो आपसे और मुझसे किनारा कर सके। ये इतना आसान नहीं होगा आदित्य, इतना आसान नहीं होगा। रजनी वर्मा खुद इस पद तक नहीं पहुंची है।
हमने उसे पहुंचाया है। अपनी कोशिशों के बाद हमने उसे मंत्री पद तक पहुंचाया है। वही तो मैं कहना चाहता हूं। अगर मैंने निधि को मजबूर नहीं किया होता तो मेघना देवी को मजबूर नहीं किया जा सकता था कि वो रजनी जी को इतना बड़ा विभाग दे दे। और रजनी जी मंत्री पद मिलने के बाद वो सब कुछ भूल गई। ये तो सरासर खुदगर्जी है। मैं रजनी वर्मा को कभी माफ नहीं करूंगा। हमें अपने रिश्तों का ढोल नहीं पीटना है कि मेरे हाथ से ये मंत्री पद भी चला जाए। इतनी मुश्किल से मैंने इस मंत्री पद को हासिल किया है। और अब मैं किसी भी वजह से इस मंत्री पद को छीनने नहीं दूंगी। माफ तो उसे मैं भी नहीं करूंगा आदित्य। मैं भी उसे माफ नहीं कर सकता। तकदीर का असर है, हर रिश्ता दर बदर है। कोई जिए तो कैसे जिए, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं जो हम आपके रास्ते में कोई रुकावट डालेंगे। अगर कुछ है तो वो है मकसद, प्रदेश को संवारने और निखारने का मकसद, प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का मकसद। रजनी जी, आप जानती हैं हमारी एक ही बेटी है जिसकी शादी हो गई है और उसके बाद अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। और इसीलिए हमने हमारी जिंदगी का मकसद जन सेवा को बनाया। हम आपसे पूछते हैं रजनी जी, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? क्या आप पैसा कमाना चाहती हैं? क्यों और किसके लिए? जबकि आपने तो शादी तक नहीं की है। रजनी जी, आपको तो अपना जीवन जनता की सेवा में न्यौछावर कर देना चाहिए ताकि जनता जब भी आपका नाम ले, आपको याद करे तो आदर से करे। हाँ, ठीक कहा था उन्होंने। कौन है मेरे आगे पीछे? मुझे तो सचमुच खुद को समाज सेवा और जन सेवा के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। जनता के साथ धोखा करके आखिर क्या हासिल कर लूंगी मैं, और किसके लिए? पता नहीं किस सोच में गुम होकर मैं उस रास्ते की ओर बढ़ चली जो रास्ता मुझे कुछ नहीं दे सकता, मुझे सुकून तो हरगिज नहीं दे सकता। जिस रास्ते पर चलकर मैं अपने लिए राजनीति में पद और प्रतिष्ठा हासिल करना चाहती थी, उसे हासिल करके भी मैंने क्या पा लिया? अभी हासिल भी नहीं किया कि खो देने का डर पैदा हो चुका है। नहीं, नहीं चाहिए ऐसा पद और ऐसी प्रतिष्ठा। अब तक जो मैंने किया बहुत गलत किया, लेकिन अब और नहीं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। कम से कम मेरे दिल को सुकून तो मिल जाएगा। हेलो, कहिए दीदी, कैसी हैं आप? कैसी हो सोनाली? मैं अच्छी हूँ। दीदी, ये वसीयत बनकर आ चुकी है। आप जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। नहीं दीदी, आप... हाँ सोनाली, और मैं आज तुम्हारे सामने भी ये कबूल करती हूँ कि मैंने कब कब और कहाँ कहाँ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। जिंदगी
उसमें वही सब लिखा है जो मैं चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है सोनाली, इसे नजरअंदाज मत करना। क्या? हाँ, ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है सोनाली। इसे सुनने और समझने की कोशिश करना। तुम्हारी अंतरात्मा इसे गलत ठहरा रही है और मैंने भी तुम्हें यही समझाने के लिए फोन किया है कि अब तक जो कुछ भी हुआ सब गलत, सब गलत। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हाँ, जो सच है वही कह रही हूँ सोनाली। बहुत दिनों के बाद आज मुझ में हिम्मत आई है सच बोलने की। नहीं, मुझे सच बोलने दो सोनाली। और सच ये है कि मैंने आज तक हर कदम पर तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया। तुम्हारे जरिए बलदेव सिंह को बर्बाद करना चाहती थी मैं, उन्हें कमजोर करना चाहती थी, उनका घर तोड़ना चाहती थी। नहीं, हाँ सोनाली, यही सच है। तुम्हें अपने घर में जगह देकर मैंने निर्माण मंत्री का पद हासिल किया। मुख्यमंत्री जी को मजबूर करके ये सब कुछ पाया है मैंने। जो कि बहुत गलत है। अरे वो परिवार, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें अपना मानता है। और तुम मेरी बातों में आकर अपने परायेपन का सबूत मत दो। सोनाली, जो कुछ भी उस परिवार का है वो है तो तुम्हारे बच्चे का ही। ऐसा कुछ मत करो सोनाली कि एक दिन तुम्हें भी मेरी तरह पश्चाताप की आग में जलना पड़े। क्या कह रही हैं दीदी? ऐसा आप कह रही हैं? हाँ, शंकर प्रसाद के साथ मिलकर मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पावर और सत्ता हासिल करने के लिए किया। और पावर हासिल करने के बाद आज मुझे ये एहसास हुआ है कि अपने ज़मीर को खोकर जो कुछ भी हासिल किया जाता है ना, वो दिल को सुकून नहीं देता। इसीलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि मैं पुलिस के सामने अपने सारे गुनाहों को कबूल करूं। नहीं दीदी, आप... हाँ सोनाली, हाँ। और मैं आज तुम्हारे सामने भी ये कबूल करती हूँ कि मैंने कब कब और कहाँ कहाँ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। सोनाली, हो सके तो अपनी स्थिति को माफ कर देना। मुझे माफ कर देना सोनाली, मुझे माफ कर देना।
आप कहें तो मैं माँ जी से बात करूं? माँ जी अगर मेरी हर बात मानने के लिए मजबूर है ना, तो माँ जी को मेरी ये बात भी माननी ही होगी। जिंदगी एक भंवर है। क्या बात है, रजनी दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। हेलो, कैसी हैं दीदी आप? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे फ़ोन किया तुमने? दरअसल दीदी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरे बच्चे के नाम पर वसीयत बन चुकी है। सच? हाँ दीदी, अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे। किसी के बताने पर मत चलो सोनाली, तुम जो चाहती थी वो तो हो गया है। दीदी अभी वसीयत बनकर आई है लेकिन उस पर साइन नहीं हुए हैं। मुझे वसीयत को चेक कर कर बताना है और उसके बाद ही पापा जी उस पर साइन करेंगे। ठीक है, तो देख लो। मैंने यही पूछने के लिए आपको फोन किया है। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती सोनाली, तुम्हारा ज़मीर जो कहे तुम वो करो, क्योंकि आज मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। एक अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई हूँ। तुमने मुझसे सलाह लेने के लिए फोन किया है, लेकिन मैं किससे सलाह लूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ दीदी कि मीडिया में आपके खिलाफ कुछ बातें चल रही हैं। शहर में धरने वगैरह की भी खबर सुनी है मैंने। हाँ, सही सुना है तुमने। दीदी आपके पद को कोई खतरा तो नहीं है ना? अब आप कहें तो मैं माँ जी से बात करूं? माँ जी अगर मेरी हर बात मानने के लिए मजबूर है ना, तो माँ जी को मेरी ये बात भी माननी ही होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत भोली और नादान हो, क्योंकि तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती। समझ रहा हूं रजनी जी, अच्छी तरह समझ रहा हूं। बस आपकी कुर्सी भी बची रहे और हम अपने मकसद तक भी पहुंच जाएं।